Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इदरीस on screen. आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 6 साल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को क्लोज़ किया था। आज हम साल्ट्स का इंट्रोडक्शन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साल्ट्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले साल्ट्स जो हैं, साल्ट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं। बेसिकली साल्ट जो होता है वो कम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, एसिड और बेस का। एसिड और बेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इससे बनने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक न्यूट्रल स्पीशी बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट। और इसके साथ क्या जनरेट होगा, वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पर्पस क्या है कि इससे हम एसिड और बेस, दो चीज़ें हैं। एसिड की पीएच कितनी होती है ये आप सबको पता है। एसिड जो है इसकी पीएच अगर देखें तो ये 7 से लेस जाती है, और बेस की जो पीएच है वो 7 से ग्रेटर जाती है। जबकि जो साल्ट होता है वो एक न्यूट्रल स्पीशी होता है। अब अगर इसमें अगर हम देखते हैं कि कोई जैसे एसिड और बेस की मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, तो क्या कोई स्पेसिफिक एसिड और बेस को हम ला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बुक के अंदर HCl है और साथ में रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इन दोनों को अगर आप रिएक्ट करें तो यहाँ से क्या बनता है, NaCl+H2O। अब अगर यहाँ पे हम ये बात करें कि इसको गौर से देखें तो जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे HCl का ये नेगेटिव पार्ट हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, इसी तरह से सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो साल्ट का नेगेटिव पोर्शन है वो कम्स फ्राम, कहाँ से आता है, जो नेगेटिव है क्लोराइड, ये कहाँ से आ रहा है, फ्राम एसिड। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है, एसिड से, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, बेस से। पॉजिटिव फ्रॉम बेस। अब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों से एक न्यूट्रल स्पीशी बन रही है, जो कि ये दोनों जब मिलेंगे तो इससे क्या जनरेट होता है, साल्ट। और वो साल्ट कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के अलावा और बहुत सारे साल्ट हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि ये आपका टेबल साल्ट है जो घरों में आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अगर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस टू जनरेट a neutral product that is salt and water। ठीक है, इस हवाले से हम इसका इंट्रोडक्शन तो हमने स्टडी कर लिया। इंट्रोडक्शन के अलावा आगे हम जाते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये जैसे पाकिस्तान में जो खेवड़ा माइंस हैं वहाँ पे हमारा जो NaCl है वो टनों के हिसाब से मौजूद है। तो ये यहाँ से जैसे हम कहें कि ये डिस्कवर कैसे हुआ था, तो जो सिकंदर आज़म था उसकी फ़ौज जब यहाँ दरिया झेलम के साथ साथ जा रही थी तो यहाँ पे वो खेवड़ा के मुकाम पे जब उनने उसकी फ़ौज, जो घोड़े थे, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया था कि आया उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी कि वो उसका टेस्ट लेने लग गए। तो वो जो स्टोन्स थे या पत्थर थे या जो चट्टानें थी उसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद थी, सोडियम क्लोराइड। तो ये वक्त के साथ साथ जो इसकी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में जो खेवड़ा माइंस हैं, फिर इसको अंग्रेज़ों ने जो है वो माइनिंग शुरू की, ड्रिलिंग शुरू की, वहाँ से साल्ट निकालना शुरू कर दिया। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में आई और इससे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है और वहाँ से माइनिंग हो रही है और वो साल्ट निकल रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और उससे पाकिस्तान जो है बहुत सारे मादला कमा रहा है। तो इसका जो साइंटिफिक रीज़न है या केमिस्ट्री है कि साल्ट डेवलप कैसे होता है, तो साल्ट बेसिकली
दो चीज़ों का मजमुआ होता है एसिड और बेस का, जिसमें बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटर पार्ट आपस में रिएक्ट करने के बाद एक न्यूट्रल स्पीशीज जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो साल्ट्स हैं उनकी ये जस्ट न्यूट्रल टाइप्स नहीं होती, कुछ एसिडिक साल्ट्स भी होते हैं और कुछ बेसिक साल्ट्स भी होते हैं। अब एसिडिक साल्ट्स वो साल्ट्स होते हैं जिनके पास डोनेटेबल हाइड्रोजन होता है, और बेसिक साल्ट्स वो होते हैं जिनके पास डोनेटेबल हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो जस्ट यहाँ पे हम ये जो आपके पास डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने जो बोर्ड के ऊपर बना हुआ है एक पैटर्न, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रल साल्ट की डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आगे चलते हैं तो कुछ जो साल्ट की कुछ इम्पोर्टेंस भी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला जो है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और इसका जो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या हम रूम टेम्परेचर की बात करें RTP की, तो ये उस टेम्परेचर के ऊपर क्या ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो आयनिक होते हैं, बेसिकली जो साल्ट्स होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ ये पॉइंट मिस किया कि जो साल्ट्स हैं बेसिकली वो आयनिक इन नेचर हैं, ठीक है। दीज आर आयनिक इन नेचर, और साल्ट्स जो हैं वो आयनिक स्पीशीज़ होती हैं। और आयनिक स्पीशीज़ को हम 9th क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आयनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स। अच्छा, यहाँ पे एक पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि जो साल्ट है, पहले तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं भाई STP हम किसे कहते हैं। STP इसके लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है, ये हम जब हम स्टोशियोमेट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे RTP और STP की बात होती है, या 9th क्लास केमिस्ट्री में आपने STP या RTP को डिस्कस किया होगा। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है कि ये 273 केल्विन होगा, और प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर हम अगर दूसरी बात करें कि RTP क्या होता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। RTP स्टैंड्स फॉर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और रूम टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर इसमें क्या होगा कि बाज़ लिटरेचर में आपको ये भी मिलेगा कि जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं 28 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रेशर आप कितना लेंगे, प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो टेम्परेचर इस पे कितना होगा, दिस वन, और ये होगा। अब अगर हम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं तो अगर हम मज़ीद देखें कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे साल्ट की जो फिज़िकल स्टेट है वो क्या होगी। अब इन दो पे सबसे पहले अगर ये जो चीज़ है, अगर हम बात करते हैं RTP या फिर STP, RTP क्या होता है या STP, ये अभी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, या RTP, दोनों के ऊपर जो साल्ट है वो क्या रहेगा, साल्ट हमेशा क्या रहेगा, साल्ट किस स्टेट में रहेगा, साल्ट विल बी सॉलिड, दोनों के ऊपर साल्ट विल बी सॉलिड, ठीक है। कि दोनों केसेस में अगर हम देखें तो साल्ट सॉलिड क्यों रहता है, बिकॉज के हमने पहले डिस्कस किया कि ये क्या है, आयनिक स्पीशीज़ हैं,
आयनिक स्पीशीज़ हैं तो क्या होगा कि इसमें आइंस मौजूद होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब तो एक तो हो गया कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होगा, रिजिड स्ट्रक्चर मीन के ये पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड पार्टिकल्स आसानी के साथ ये मूव नहीं कर सकते। अगर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो ये रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर ये सॉलिड में रहेगा। अगर आपने इसको मेल्ट करना है तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, हाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करना है, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, अगर आपके पास सॉलिड है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड, फॉर एग्जांपल ये 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड है, आप इसको इतना हीट करते हैं कि ये इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए कि ये किस में चला जाएगा, NaCl लिक्विड के अंदर। अब ये भी आपको स्टेट याद हो कि सॉलिड स्टेट तो हमें पता होती है कि हम किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में उसके पार्टिकल फिक्स्ड हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। लेकिन जब हम किसी सॉलिड को इतना हीट दें कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हम रूम टेम्परेचर या STV की बात करेंगे तो ये जो साल्ट्स होते हैं ये सॉलिड इन नेचर होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं कि इनकी पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, इतनी ज़्यादा हीट के ऊपर पार्टिकल्स की जो फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक नहीं होती और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, एक पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड होते हैं, तो ये आसानी के साथ मूव नहीं कर सकते, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे NaCl की हमने एग्जांपल ली तो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 801 डिग्री सेल्सियस। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसको अगर हम लिख सकते हैं कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, प्रॉपर्टी नंबर 1, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्या है कि क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल लैटिस क्या होती है कि अगर इसको हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये क्या होता है कि 3D अरेंजमेंट्स ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें कैटाइंस कौन से होंगे, सोडियम पॉजिटिव आयन होगा एंड क्लोराइड आइंस, एंड क्लोराइड आइंस, एंड नेगेटिव आइंस, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन आइंस। एंड एन आइंस वो कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड्स। ठीक है, 3D अरेंजमेंट्स ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस with the help of strong electrostatic forces, create crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। अब इसमें हमने 2-3 बातें डिस्कस की हैं कि एक तो 3D अरेंजमेंट होना चाहिए पार्टिकल्स का। इसमें पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, कैटाइन हो सकते हैं, एनाइन हो सकते हैं, और इनमें जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। ठीक है, अब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स
ionic compounds exist in crystal lattices, ठीक है। पहले तो हमने इसको डिफ़ाइन किया भाई क्रिस्टल लैटिस होती क्या है। अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल यूनिट जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट, ठीक है। यूनिट कहाँ से हम जो स्मॉल पोर्शन हम हासिल करेंगे, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल, या इसको क्रिस्टल यूनिट कह सकते हैं या सिंपल एक यूनिट कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैं अभी एक डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा किस चीज़ की, NaCl का जो क्रिस्टल है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने कहा भाई क्रिस्टल लैटिस है और ये भी कहा कि 3D अरेंजमेंट होगी। अब इस 3D अरेंजमेंट का क्या मीन होगा कि ये कैसे बनेगी, कि यहाँ से सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि क्यूब को जनरेट करेंगे, ठीक है। एक क्यूब आ गया, उसके बाद इसके साथ आप एक दूसरा क्यूब अटैच करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इनको आप ऐसे मिला देंगे, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, उसके बाद ये वाला पोर्शन इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने एक क्यूब आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो होगा उसके बाद आपने ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको अगर हम आगे ये कलर भी कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इस साइड पे ये वाला पोर्शन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इसको मैं अनडू कर देता हूँ और ये भी। अब इसके ये जो मैंने कलर वाला एरिया किया था इसके पैरेलल आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, जैसे ये नज़र आ रही है दिस वन, और ये इसी के साथ नीचे यहाँ पे आपने इसके पैरेलल एक लाइन लगानी है ये। उसके बाद आपने इसको आपस में मिला देना है। उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ। अब इसके साथ जो है ये नोक आपस में जोड़नी है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसके साथ आनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो होगा थोड़ा सा ड्राइंग में आ रहा है वो आपने सेट कर लेना है। ये 3 पोर्शन हो गए, 1 2 3। इसी तरह से ऊपर से भी एक, नीचे बेस एक बना हुआ है लेकिन सेंटर में आपने एक चीज़ बनानी है। वो कैसे हो जाएगी कि आप यहाँ पे ये एक बनाएंगे, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा दोबारा से कि यहाँ आपने एक बनाना है इसके पैरेलल, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ ऊपर थोड़ा होना चाहिए, यहाँ से इसी के पैरेलल आपने लाइन लगानी है। उसके बाद इनको आपस में आप थोड़ा सा इसको पैरेलल करना पड़ेगा, हाँ। अब ये जो है इसके साथ आपने अटैच करना है और ये जो है इसके साथ आपने अटैच करना है, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है उसको हम सेट कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद ये वाली लाइन जो है ये आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास 1 2 3 इसी तरह से 1 2 3 आपके पास फ्रेम सिमिलर आ रहे हैं अगर इसको आप गौर से देखें तो। उसके बाद आपने क्या करना है कि
यहाँ से हम लेके जा रहे हैं एक मज़ीद, ठीक है। आपने यहाँ सेंटर से एक लाइन पास करनी है, इसी तरह से आपने यहाँ सेंटर से एक लाइन पास करनी है, इसी तरह से यहाँ सेंटर से एक लाइन पास करेंगे, और इसी तरह से आप ये क्या करेंगे, इस सेंटर से एक लाइन पास करेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक कुछ डायग्राम बनती जा रही है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ डायग्राम की शेप ये ले रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको आपस में जो चीज़ें हैं वो आपने क्या करनी है, लगाना शुरू कर देनी है। एक यहाँ पे आप ये वाली लाइन भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपने ये फिलिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे दो कलर आपकी बुक पे यूज़ हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ब्लू और ऑरेंज यूज़ हुआ है। हाँ, अब जो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये, ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो ये है ऑरेंज कलर, ये कौन सा होगा, सोडियम आइंस। और दूसरे कलर को आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये कलर यूज़ हुआ है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। और अपनी किताब को भी अगर आप साथ साथ देखते जाएं तो भी आपको अंदाज़ा होता जाएगा। और इसके साथ जो दूसरा है वो ब्लू के अंदर लिया गया है। ब्लू को अगर आप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड आइन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्डसेस के ऊपर जो है वो क्लोराइड्स लिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, फिर कहाँ करेंगे, कॉर्नर्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं सारे आपको फिलअप करके देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद जो है अगर आप दूसरा कलर चूज़ करते हैं तो कहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे ऊपर मैंने स्केल बना दिया है। जो येलो होंगे वो सोडियम होंगे, ऑरेंज, और जो ब्लू होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोराइड आइंस। तो ये आपस में ऐसे अटैच होंगे जैसे नेगेटिव है पॉजिटिव है, फिर आ गया। उसके बाद आगे चलें तो ये ऐसे ही आपस में अटैच होते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे होगा, यहाँ पे अब ऐसे आ गया। उसके बाद ये सेंटर में आ जाएगा। दोबारा से ब्लू लेंगे, यहाँ पे सोडियम है, इसके सेंटर में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। यहाँ पे क्लोराइड आ गया, यहाँ पे क्लोराइड आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा सेंटर में। और बाकी जो आप यहाँ पे एक पैटर्न बनता जा रहा है, उसको अगर आप गौर से देखें तो ये पैरेलल में जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे पैरेलल में जा रहे हैं। ये क्लोराइड आ गए तो सेंटर में क्या आ जाएगा, सोडियम। यहाँ पे एक मिसिंग है, इसको आप ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये चीज़ें पैरेलल में जा रही हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो सेंटर में है वो यहाँ पे नहीं है, वो उसको हम लगा लेते हैं, जो कि क्या होगी, ये क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोराइड, और सेंटर में हमारे पास आ जाएगा सोडियम। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे कि सेंटर में यहाँ पे सोडियम मौजूद होगा। इसको आप एरो के साथ कनेक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ से आपका ये वाली लाइन नीचे जाएगी, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे आपने पास करनी है, तो यहाँ पे एक सोडियम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूबिक क्रिस्टल हो जाएगा NaCl का। अब इसमें एक जो चीज़ है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें जो बात है आपने सीखनी है वो क्या है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम Na, वो कितना होता है, 6। के नॉर्मली जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो वो एक क्लोराइड आयन के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या होगा
कि एक जो सोडियम है वो 6 क्लोराइड आयन के साथ सराउंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से ड्रा करना है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेते हैं और इसको हम बैटरी, यहाँ पे हम वायर लगा देते हैं, यहाँ बैटरी आ गई। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, कोई जो NaCl है उसको ऐड करते हैं एक्वस की फॉर्म में। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये लिक्विड आ गया। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे NaCl ऐड करते हैं एक्वस स्टेट के अंदर तो क्या चार्जेस होंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और यहाँ पे हम कोई क्या यूज़ कर देते हैं, कोई भी बल्ब यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बल्ब क्या करेगा, अगर तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अगर इसको हम पॉजिटिव के साथ करते हैं तो पॉजिटिव एनोड हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसका मतलब है कि ये बल्ब आपका लाइट ऑन हो जाएगी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम यहाँ पे इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं कि किस फॉर्म में जो सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कि NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कैन नॉट कंडक्ट, सॉलिड NaCl कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि NaCl लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो लिक्विड NaCl होगा जिसको हमने कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो फ्यूज स्टेट होगी, लिक्विड फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तीसरी बात कौन सी होगी कि NaCl एक्वस, अगर NaCl को आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो उससे क्या बनेंगे, आइंस जनरेट होंगे। वो आइंस किस में यूज़ हो सकते हैं, एक्वस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है, अगर उसको अगर हम देखें तो फ्री चार्जेस या फ्री आइंस कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस या आइंस या इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन। अब जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्या होता है कि आइंस जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लिक्विड के अंदर मोबाइल चार्जेस होते हैं, मोबाइल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये क्या होगा कि NaCl लिक्विड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और दूसरा जो फ्यूज्ड NaCl है उसमें भी क्या होते हैं, मोबाइल चार्जेस होते हैं, मोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये फ्यूज्ड और जो लिक्विड या एक्वस NaCl है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। अदरवाइज़ जो सॉलिड हैं उनमें से, सॉलिड साल्ट्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद जो लास्ट पे है उसको अगर हम देखें
तो वो कैसे होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point. इसमें क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें रीज़न क्या होगी कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद क्या होता है कि रिजिड, रिजिड फिक्स्ड पार्टिकल, strong forces are required to break strong forces या हाई एनर्जी। इसको अगर आप हाई एनर्जी में लिखें तो ठीक रहेगा। हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, high energy is required to break intermolecular forces। उसके बाद यहाँ पे अगर लिखेंगे तो hence इसके लिए क्या होगा, high melting and boiling points। तो रीज़न यहाँ पे ऊपर हमने लिखी है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रीजंस, जिसके लिए क्या होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, और लास्ट पे एक पॉइंट है हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस पांचवी जो होगी आपकी असाइनमेंट होगी, जिसको आप खुद करेंगे, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। हार्डनेस मीन कि ये सख्त होता है साल्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन ये टूटेगा कैसे, जब आप या तो इसको हाई एनर्जी दें, या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करें, या इसको लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करें, जैसे वाटर के अंदर है, तो इसके आयंस जो हैं फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाएंगी और आयन जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उस केस में ये ब्रिटल हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आज का लेक्चर जो था वो प्रॉपर्टीज़ पे था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि चैप्टर नंबर 6 साल्ट्स और इसका इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। अगर कोई आपकी क्यूरी होती है या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आई कोई टॉपिक, तो आप उसके हवाले से कोई रेलेवेंट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम आपको उसका इन टाइम रिस्पांस देंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।